नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया तो लगातार बदल रही है और आज हम एक ऐसे ही बड़े बदलाव पर बात कर रहे हैं जहां इंसानी सूझबूझ, डर और लालच की जगह धीरे धीरे डेटा, गणित और कंप्यूटर एल्गोरिदम ले रहे हैं। बहुत से ट्रेडर्स को देखा है, वो एक अचूक तरीका, एक गुरु मंत्र ढूंढते रहते हैं जो बाजार में हमेशा सही चाल बता दे। लेकिन हकीकत यह है कि आज का खेल काफी हद तक मशीन बनाम मन का हो गया है। इस दिलचस्प जंग को समझने के लिए हम अर्नेस्ट पी चैन की जानी मानी किताब क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग से मिले विचारों और रणनीतियों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद है इस किताब के जरिए ये जानना कि कैसे एक व्यवस्थित, डेटा आधारित नजरिया ट्रेडिंग में भावनाओं के बवंडर से बचा सकता है। बिल्कुल। ये चर्चा उसी व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में है। कैसे डेटा का विश्लेषण करके रणनीतियों को कड़ाई से परख कर और सबसे जरूरी जो मानवीय भावनाएं होती है ना, उनको समीकरण से हटाकर ट्रेडिंग की जा सकती है। ये किताब हमें बाजार को एक प्रयोगशाला की तरह देखने का नजरिया देती है, जहां सिद्धांतों को परखा जाता है, न कि सिर्फ अंदाजे लगाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग या जिसे क्वांट ट्रेडिंग भी कहते हैं, आखिर है क्या? ये उस पारंपरिक ट्रेडिंग से कैसे अलग है जहां लोग अक्सर खबरों, टिप्स या अपनी गट फीलिंग पर दाव लगाते हैं? दिशा का अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करता, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके विशिष्ट पैटर्न या कह लें विसंगतियां ढूंढता है और उन पर आधारित नियम बनाता है। इन नियमों को फिर कंप्यूटर एल्गोरिदम में बदल दिया जाता है और फिर वो एल्गोरिदम ही सब तय करता है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना खरीदना है, पोजीशन कब काटनी है, सब ऑटोमेटेड। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं, बाजार के पंडितों की राय या दिन प्रतिदिन के शोरगुल का कोई स्थान नहीं होता। जैसा कि अर्नेस्ट चान अपनी किताब में जोर देकर कहते हैं, भावनाएं आपको नुकसान करवाती हैं, डेटा आपको दिशा दिखाता है। ये पूरी तरह तर्क और प्रमाण पर आधारित है, भावनाओं पर नहीं। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, मतलब भावनाओं को हटा देना। लेकिन क्या बाजार सिर्फ डेटा और गणित है? क्या इसमें इंसानी व्यवहार, अचानक आई कोई खबर या कोई ग्लोबल घटना का असर नहीं होता जिसे शायद एल्गोरिदम ना पकड़ पाए? टिके रहने में बाधा डालती हैं। और रही बात अचानक आई खबरों या घटनाओं की, तो कई उन्नत क्वांट रणनीतियां हैं जो ऐसी घटनाओं को मतलब इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज या बदलती वॉलेटिलिटी को भी अपने मॉडल में शामिल करने की कोशिश करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिस्क मैनेजमेंट इसका एक अभिन्न अंग है। वो अप्रत्याशित नुकसान से बचाने में मदद करता है। ठीक है, तो अगर कोई इस व्यवस्थित रास्ते पर चलना चाहे, तो उसे किन मुख्य चीजों पर ध्यान देना होगा? आपने एक ढांचे की बात की थी जिस पर ये पूरी इमारत टिकी है, वो क्या है? हाँ, चाइन के अनुसार क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का एक स्पष्ट ढांचा है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। इन्हें समझना जरूरी है। पहला है आइडिया जनरेशन, मतलब वो मूल विचार या परिकल्पना खोजना जिसके आधार पर ट्रेडिंग रणनीति बनाई जाएगी। ये बाजार में किसी पैटर्न या कह लें अक्षमता, इनएफिशिएंसी को पहचानने जैसा है। दूसरा स्तंभ है बैक टेस्टिंग। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें आप अपने आइडिया को पिछले कई सालों के ऐतिहासिक डेटा पर चलाकर देखते हैं कि क्या वो वाकई काम करता है या सिर्फ कागज पर अच्छा लगता है। अच्छा। तीसरा है एग्जीक्यूशन सिस्टम, आपकी परखी हुई रणनीति को हकीकत में उतारना। इसके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम यानी एल्गोरिथम बनाए जाते हैं जो बाजार में आपके लिए खरीद फरोख्त करते हैं। और चौथा, जिसकी अहमियत कम नहीं आंकी जा सकती, वो है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब अपनी पूंजी को कैसे सुरक्षित रखें, नुकसान को कैसे सीमित करें और बाजार के उतार चढ़ाव में टिके कैसे रहें। ये चारों स्तंभ मिलकर एक सफल क्वांट सिस्टम की नींव रखते हैं। आइडिया जनरेशन की बात करते हैं। ये ट्रेडिंग आइडिया आते कहाँ से हैं? क्या ये बहुत जटिल गणितीय फॉर्मूले होते हैं या कुछ सरल अवलोकन भी काम आ सकते हैं? मतलब कहाँ से सोचें? आइडिया कहीं से भी आ सकते हैं, अकादमिक रिसर्च पेपर से, बाजार के साधारण अवलोकन से या किसी आर्थिक सिद्धांत से भी। और जरूरी नहीं कि वो बेहद जटिल हो। कई सफल रणनीतियां जाने माने सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जैसे कि मीन रिवर्जन। इसका आधार ये विश्वास है कि कीमतें अक्सर अपने ऐतिहासिक औसत मतलब मीन की तरफ वापस लौटती हैं। अच्छा, मतलब जो बहुत बढ़ गया है वो गिरेगा या गिरेगा तो बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ गया है या गिर गया है, तो संभावना है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है और वापस अपने औसत के करीब आएगा। ये बाजार के अति उत्साह या अति निराशा में बह जाने की प्रवृत्ति का फायदा उठाता है। दूसरा है मोमेंटम। ये मीन रिवर्जन के बिल्कुल उलट है।
इसका मानना है कि जो चीज ऊपर जा रही है उसके ऊपर जाने की संभावना बनी रहती है और जो नीचे जा रही है उसके और नीचे जाने की। ये ट्रेंड के साथ चलने की रणनीति है। अच्छा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये हर्ड मेंटालिटी या सूचना के धीरे धीरे फैलने का नतीजा हो सकता है। एक और उदाहरण है स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज। इसमें दो या दो से ज्यादा ऐसी संपत्तियों मतलब एसेट्स के बीच कीमत के अस्थायी अंतर का फायदा उठाया जाता है जिनका संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहा हो। जैसे एक ही सेक्टर की दो कंपनियों के शेयर या एक ही कंपनी के अलग अलग एक्सचेंजों पर लिस्टेड शेयर। लेकिन यह एक चुनौती है। बाजार लगातार बदलता रहता है। जो पैटर्न आज काम कर रहा है जरूरी नहीं कि वो कल भी काम करे। इसलिए नए आइडिया खोजना और मौजूदा आइडिया को लगातार परखते रहना बहुत जरूरी है। असली परीक्षा आइडिया की नहीं बल्कि उसके बैक टेस्टिंग के नतीजों की होती है। आपने बैक टेस्टिंग को सबसे महत्वपूर्ण चरण बताया। ऐसा क्यों है? ये कैसे काम करता है और इसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है? यहीं पे शायद वो विज्ञान वाली बात आती है ना, भाग्य से अलग। बिल्कुल बिल्कुल, बैक टेस्टिंग ही वो कसौटी है जो बताती है कि आपका आइडिया सिर्फ एक अच्छा विचार है या एक संभावित लाभदायक रणनीति। इसका मतलब है अपनी रणनीति के नियमों को लेकर पिछले 5, 10, 15 या उससे भी ज्यादा सालों के ऐतिहासिक डेटा पर चलाना। 10-15 साल काफी लंबा समय है। हाँ बिल्कुल, आपको कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए ये देखना होता है कि अगर आपने इस रणनीति का पालन किया होता तो नतीजा क्या होता। आप देखते हैं कुल कितना मुनाफा या नुकसान होता। सबसे बड़ा एक मुश्त नुकसान मतलब मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना था, कितने ट्रेड हुए, कितनी बार आप जीते और कितनी बार हारे, विन रेट क्या था, क्या मुनाफा लगातार था या सिर्फ कुछ सालों में ही आया। अगर रणनीति इन समान सालों के अलग अलग बाजार हालातों, तेजी, मंदी, साइडवेज में स्थिर प्रदर्शन करती है तभी उसमें कुछ दम माना जा सकता है। ये आपको ये भरोसा दिलाता है कि आपकी सफलता सिर्फ संयोग नहीं है। इसी पर अर्नेस्ट चैन की वो मशहूर बात याद आती है, अगर रणनीति सिर्फ 1 साल काम करे तो वो किस्मत है, अगर 10 साल चले तो वो विज्ञान है। ये तो बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ। एकदम सही कहा। लेकिन बैक टेस्टिंग करते समय कुछ बड़े पेज हैं, मतलब कुछ गड्ढे हैं जिनसे बचना जरूरी है। पहला है डेटा की गुणवत्ता, डेटा क्वालिटी। आपके पास जो ऐतिहासिक डेटा है वो सटीक और पूरा होना चाहिए। इसमें सिर्फ कीमत ही नहीं बल्कि वॉल्यूम, स्प्रेड और कभी-कभी तो ऑर्डर बुक डेटा भी जरूरी हो सकता है। अगर डेटा में गैप्स हैं, गलतियां हैं या समायोजन जैसे स्टॉक स्प्लिट या डिविडेंड का एडजस्टमेंट ठीक से ना हो तो नतीजे भ्रामक हो सकते हैं। दूसरा बड़ा खतरा है ओवरफिटिंग या जिसे डेटा स्नूपिंग बायस भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपनी रणनीति के नियमों मतलब पैरामीटर्स को पिछले डेटा पर इतना ज्यादा ट्यून कर दिया है कि वो उस खास ऐतिहासिक डेटा पर तो शानदार नतीजे दिखाती है लेकिन असल बाजार में भविष्य के डेटा पर फेल हो जाती है। ओवरफिटिंग, इसे थोड़ा और समझाएंगे? ये सुनने में खतरनाक लगता है। ये खतरनाक है क्योंकि ये झूठा आत्मविश्वास देता है। ऐसा समझिए कि आप एक छात्र को पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र रटा देते हैं। वो उन प्रश्न पत्रों में तो 100% अंक ले आएगा, लेकिन जैसे ही परीक्षा में नया प्रश्न पत्र आएगा वो शायद कुछ ना कर पाए। अच्छा, क्योंकि उसने सिर्फ रटा है, समझा नहीं। बिल्कुल, ओवरफिटिंग भी यही है। आपकी रणनीति ने अतीत को रट लिया है, भविष्य के लिए तैयार नहीं है। इससे बचने का एक तरीका है आउट ऑफ सैंपल टेस्टिंग। मतलब आप अपने डेटा को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक पर रणनीति बनाते और ऑप्टिमाइज करते हैं, वो हुआ इन सैंपल, और फिर उसे दूसरे अनदेखे हिस्से पर टेस्ट करते हैं जो है आउट ऑफ सैंपल। अगर नतीजे दोनों पर अच्छे हैं तभी रणनीति में भरोसा बढ़ता है। ठीक है, मान लेते हैं हमने एक आइडिया सोचा, अच्छी क्वालिटी का डेटा जुटाया और उसे बैक टेस्ट करके ओवरफिटिंग से भी बच गए। अब इस रणनीति को असल बाजार में उतारना है। यहीं पर तीसरा स्तंभ एग्जीक्यूशन सिस्टम और एल्गोरिदम की भूमिका आती है ना? हाँ, यहीं क्वांट ट्रेडिंग की असली ऑपरेशनल ताकत सामने आती है, एल्गोरिदम आधारित एग्जीक्यूशन। ट्रेडर अपनी रणनीति के नियमों को कंप्यूटर कोड में बदल देता है। ये कोड मतलब एल्गोरिदम फिर रियल टाइम में बाजार डेटा को मॉनिटर करता है। जैसे ही रणनीति के अनुसार खरीदने या बेचने की शर्तें पूरी होती हैं, एल्गोरिदम खुद ब खुद मिली सेकेंड्स में ब्रोकर के सिस्टम में ऑर्डर भेज देता है। इसके फायदे तो स्पष्ट लगते हैं। अनुशासन बना रहता है क्योंकि डर या लालच का कोई रोल नहीं। गति बहुत तेज होती है जो खासकर छोटी छोटी प्रॉफिट वाली रणनीतियों के लिए जरूरी होगी। और मानवीय गलतियों जैसे गलत स्टॉक चुन लेना या गलत क्वांटिटी डाल देना या ऑर्डर डालना भूल जाना, उसकी गुंजाइश खत्म हो जाती है।
लेकिन क्या इसमें भी कोई चुनौतियां हैं? चुनौतियां बिल्कुल हैं। पहली तो तकनीकी है। आपको एक मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम चाहिए जो लगातार चलता रहे, डेटा फीड सही हो, कनेक्टिविटी बनी रहे। दूसरी और शायद ज्यादा सूक्ष्म चुनौती एग्जीक्यूशन की गुणवत्ता से जुड़ी है। चैन इस पर काफी जोर देते हैं। एक अच्छे एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम को सिर्फ सिग्नल पर ट्रेड नहीं करना होता, बल्कि उसे दो और चीजों का ध्यान रखना होता है: मार्केट इम्पैक्ट और स्लिपेज। मार्केट इम्पैक्ट और स्लिपेज, ये क्या है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है? मार्केट इम्पैक्ट का मतलब है आपकी ट्रेड का बाजार की कीमत पर पड़ने वाला असर। खासकर अगर आप बड़ी मात्रा में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके खरीदने से कीमत ऊपर जा सकती है और बेचने से नीचे। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अकेले कुएं से बाल्टी से पानी निकाल रहे हो तो ठीक है, पर अगर आप एक बड़ा पंप लगा दें तो कुएं का जल स्तर ही नीचे चला जाएगा। हाँ, समझ गए। एक स्मार्ट एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम इस असर को कम करने की कोशिश करता है, शायद बड़े ऑर्डर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर या धीरे धीरे एग्जीक्यूट करके, जैसे वीवैप या TWAP ऑर्डर होते हैं। और स्लिपेज वो अंतर है जो उस कीमत के बीच होता है जिस पर आप ट्रेड करना चाहते थे और जिस कीमत पर आपका ट्रेड असल में हुआ। अच्छा, मतलब मैंने सोचा 100 रुपए पर खरीदूंगा, पर ट्रेड 101 पर हुआ, वो 1 रुपया स्लिपेज है। हाँ बिल्कुल, तेजी से बदलते बाजारों में ये आम है। आपका ऑर्डर जब तक एक्सचेंज तक पहुंचता है कीमत बदल सकती है। स्लिपेज आपके छोटे छोटे मुनाफे को खा सकता है। अच्छे एल्गोरिदम्स इस स्लिपेज को कम से कम रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। चैन स्पष्ट करते हैं कि इन दोनों मार्केट इम्पैक्ट और स्लिपेज को नजरअंदाज करना एक अच्छी बैक-टेस्टेड रणनीति को भी घाटे का सौदा बना सकता है। ये तो हुई रणनीति बनाने, परखने और लागू करने की बात। लेकिन ट्रेडिंग में अक्सर कहा जाता है कि पैसा बनाने से ज्यादा मुश्किल उसे बचाए रखना है। यहीं पर शायद चौथे स्तंभ, रिस्क मैनेजमेंट का महत्व आता है। किताब इसके बारे में क्या कहती है? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। क्वांट ट्रेडिंग की दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट को अक्सर सबसे ऊपर रखा जाता है, मुनाफे की संभावना से भी पहले। अर्नेस्ट चैन बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए बाजार में टिके रहना, सर्वाइवल। मुनाफा तभी आएगा जब आप खेल में बने रहेंगे। इसके लिए सबसे बुनियादी नियम है अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही किसी एक ट्रेड में जोखिम में डालना। चैन का सुझाव है कि ये 1% से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ 1 से 2%? हाँ, इसका मतलब है कि अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग कैपिटल है, तो किसी एक ट्रेड में आपका अधिकतम संभावित नुकसान 10,000 या 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे ट्रेड कितना भी आकर्षक क्यों ना लग रहा हो। यानी अगर लगातार कुछ ट्रेड गलत भी हो जाए तो भी आप दिवालिया नहीं होंगे और वापसी करने का मौका रहेगा। ये सुनने में तो सरल लगता है, पर शायद अमल करना मुश्किल होता होगा, खासकर जब कोई बड़ा मौका दिखे। बिल्कुल, यहीं पर क्वांट ट्रेडिंग का सिस्टमैटिक अप्रोच मदद करता है। रिस्क मैनेजमेंट के नियम भी कोड में लिखे होते हैं। जैसा चैन कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कोई उबाऊ या वैकल्पिक चीज नहीं, बल्कि लंबे समय में संपत्ति बनाने की अनिवार्य नींव है। ये आपकी गाड़ी के ब्रेक्स की तरह हैं, शायद रोमांचक ना लगे, पर आपको खाई में गिरने से बचाता है। तो इसके लिए क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं क्वांट ट्रेडर्स? हाँ, कई तरीके हैं, जैसे पोजीशन साइजिंग, ये तय करना कि किसी ट्रेड में कितने शेयर या कॉन्ट्रैक्ट खरीदने हैं। ये सीधे आपके 1/2% रिस्क नियम से जुड़ा होता है। अगर किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस दूर है तो पोजीशन साइज छोटा होगा, स्टॉप लॉस नजदीक है तो साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन कुल रिस्क उतना ही रहेगा। अच्छा। स्टॉप लॉस ये एक ऑटोमेटेड ऑर्डर होता है जो आपकी पोजीशन को एक पहले से तय नुकसान के लेवल पर अपने आप काट देता है। हालांकि इसमें एक दिक्कत यह है कि कभी कभी बाजार के सामान्य शोर मतलब नॉइज में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और आप एक अच्छे ट्रेड से बाहर हो सकते हैं। फिर भी बड़े नुकसान से बचने के लिए यह जरूरी माना जाता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपनी सारी पूंजी एक ही रणनीति या एक ही एसेट क्लास में लगाने के बजाय उसे अलग अलग रणनीतियों, अलग अलग बाजारों और अलग अलग टाइम फ्रेम में बांटना, ताकि एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से भरपाई हो सके। हाँ, लक्ष्य यही है कि अगर एक जगह नुकसान हो रहा हो तो दूसरी जगह का मुनाफा उसे संतुलित कर दे। कोरिलेशन एनालिसिस ये समझना कि आपके पोर्टफोलियो में शामिल अलग अलग रणनीतियां या एसेट्स एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं। अगर आपकी सारी रणनीतियां एक साथ ही मुनाफा या नुकसान देती हैं, मतलब हाई कोरिलेशन है, तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा कम हो जाता है। लक्ष्य होता है ऐसी रणनीतियों या एसेट्स को जोड़ना जिनका कोरिलेशन कम हो या नेगेटिव हो। और हाँ, एक और चीज, लीवरेज का प्रबंधन।
क्वांट ट्रेडिंग में अक्सर लीवरेज का इस्तेमाल होता है मुनाफे को बढ़ाने के लिए। लेकिन वो तो रिस्की भी होता है। बहुत। ये दो-धारी तलवार है जो नुकसान को भी उतना ही बढ़ा सकती है। इसलिए लीवरेज को सावधानी से और रिस्क मैनेजमेंट के नियमों के तहत ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया, आइडियाज सोचना, डेटा जुटाना, कोडिंग करना, बैक टेस्ट करना, एग्जीक्यूशन संभालना, रिस्क मैनेज करना, ये सब सुनकर तो लगता है कि इसके लिए फाइनेंस, गणित और कंप्यूटर साइंस में गहरी विशेषज्ञता चाहिए। क्या ये आम रिटेल ट्रेडर की पहुंच से बाहर है? क्या एक व्यक्ति जिसके पास ये सब बैकग्राउंड न हो, वो भी अपना क्वांट सिस्टम बना सकता है? एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और अर्नेस्ट शेन का नजरिया इस पर काफी सकारात्मक और कह सकते हैं उत्साहजनक है। उनका मानना है कि क्वांट ट्रेडिंग सिर्फ बड़ी हेज फंड्स या पीएचडी वालों के लिए नहीं है। एक समर्पित और अनुशासित व्यक्ति भी इस क्षेत्र में कदम रख सकता है। हाँ, ये सच है कि इसमें सीखने की एक अवस्था है, एक लर्निंग कर्व है, लेकिन शुरुआत करने के लिए आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो कैसे शुरुआत की जा सकती है? किताब कुछ व्यावहारिक कदम सुझाती है। पहला, सरल शुरुआत करें। किसी जटिल आइडिया के पीछे भागने के बजाय एक सरल, समझने योग्य पैटर्न या विसंगति से शुरू करें। दूसरा, डेटा और टूल्स। आजकल ऐतिहासिक डेटा के कई मुफ्त और किफ़ायती स्रोत उपलब्ध हैं। बैक टेस्टिंग के लिए आप शुरुआत में एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पाइथन जैसी ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन लाइब्रेरीज उपलब्ध हैं। कई ब्रोकर्स अब एपीआई भी देते हैं जिनसे डेटा लेना और ऑर्डर भेजना आसान हो जाता है। तीसरा, ईमानदार विश्लेषण। बैक टेस्टिंग के नतीजों को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखें। अपनी रणनीति की कमजोरियों को पहचानें, ओवरफिटिंग के प्रति सतर्क रहें। चौथा, छोटे से शुरू करें। अगर बैक टेस्टिंग के नतीजे अच्छे हैं तो तुरंत बड़ी पूंजी लगाने के बजाय पहले पेपर ट्रेडिंग करें या बहुत छोटी वास्तविक पूंजी के साथ लाइव बाजार में टेस्ट करें। देखें कि असल दुनिया में रणनीति कैसे काम करती है, स्लिपेज और कमीशन का क्या असर होता है। और पांचवा, लगातार सीखें और सुधारें। बाजार बदलता है, इसलिए अपनी रणनीतियों की नियमित समीक्षा करना और उनमें सुधार करते रहना जरूरी है। तो मूल संदेश ये है कि ये कोई ऐसा दुर्गम पहाड़ नहीं है जिसे चढ़ा ना जा सके, बल्कि एक कौशल है जिसे मेहनत, अनुशासन और सही संसाधनों से सीखा जा सकता है। जैसा कि अर्नेस्ट चैन कहते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग आपको मार्केट के शोरगुल मतलब केओस में स्पष्टता, क्लैरिटी देती है। ये आपको भावनाओं के ज्वार भाटे से बचाकर तर्क के किनारे पर ले आती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, ये एक मानसिकता है। डेटा आधारित निर्णय लेना, अपनी मान्यताओं को परखना और भावनाओं को काबू में रखना, ये आपको बाजार की रोजमर्रा की उठापटक और एक्सपर्ट की भविष्यवाणियों से ऊपर उठकर संभावनाओं और सांख्यिकी के आधार पर सोचने में मदद करता है। और अगर आप इस तर्क और सिस्टम के साथ बने रहते हैं तो जैसा चैन खूबसूरती से कहते हैं, आप मार्केट के नॉइज में भी प्रॉफिट की सिम्फोनी यानी मुनाफे के सुसंगत संगीत को सुन सकते हैं। तो आज हमने अर्नेस्ट पी चैन की किताब क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के नजरिए से देखा कि कैसे ट्रेडिंग की दुनिया धीरे धीरे मानवीय अंतर्ज्ञान और भावनाओं के दायरे से निकलकर डेटा, एल्गोरिदम और व्यवस्थित प्रक्रियाओं की ओर बढ़ रही है। ये मशीन और मन के बीच एक नया संतुलन बनाने जैसा है, जहां मशीनें गणना और एग्जीक्यूशन का काम संभालती हैं और इंसान का ध्यान रणनीति बनाने, उसे परखने और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित होता है। और इस चर्चा से एक विचार साथ ले जाने के लिए जो अर्नेस्ट चैन के काम के सार को दर्शाता है, स्मार्ट ट्रेडर वो नहीं जो ये भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है कि कल बाजार कहाँ जाएगा। स्मार्ट ट्रेडर वो है जो संभावनाओं मतलब प्रोबेबिलिटी को समझता है और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने का प्रबंधन करता है। शायद हम सब इस पर सोच सकते हैं कि कैसे हम जीवन के अन्य फैसलों में भी, चाहे वो करियर हो, स्वास्थ्य हो या रिश्ते हो, अटकलों और भावनाओं के बजाय जानकारी, विश्लेषण और संभावनाओं के आधार पर बेहतर निर्णय ले सकते हैं।